नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 1991 में हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म लाया गया। हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए हमारी इकोनॉमी को थोड़ा ज़्यादा लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज किया गया था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा सुधार भी हुआ। नहीं तो उससे पहले तो काफ़ी उल्टा सीधा इंडिया की इकोनॉमी के बारे में कहा जाता था, इवन कि इंडिया को वर्ल्ड बिगेस्ट बैगर तक कहा जाता था। लेकिन इस रिफॉर्म के बाद हमारी सिचुएशन जो है इकोनॉमी की थोड़ी बहुत बदली। अकेले 2004 से लेकर 2024 तक की हम लोग बात करें, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे देश के, तो एवरेज ग्रोथ रेट इस टाइम पे थी 6.8%। फिर 2014 में सरकार बदली, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने देश के, और फिर इनकी सरकार के अंदर भी कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। कुछ रिफॉर्म्स का फायदा हम लोग को देखने को मिल रहा है इकोनॉमी में, और कुछ रिफॉर्म्स में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा। अब इंडिया का जो पोटेंशियल है उसे हम लोग को बार बार रिपीट करने की तो कोई जरूरत है नहीं। हम सबको पता है कि आने वाले टाइम में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि 2027 तक ये जर्मनी को पीछे कर देगा, और फिर अगले साल या फिर एक साल और बाद 2028-29 तक जापान को ये इकोनॉमिक वाइज पीछे कर देगा और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2028 से लेके 2030 के बीच में। ऐसे में ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी के इंप्रूवमेंट के लिए। इस वीडियो में यही हम लोग का मुद्दा रहेगा। हम लोग देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से बने हैं देश के, तब से कौन कौन से बड़े रिफॉर्म्स, इनिशिएटिव या फिर प्लान कह लीजिए, वो लॉन्च किया गया हमारी इकोनॉमी में सुधार के लिए और इसको बढ़ाने के लिए। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले तो यहाँ पर बात होनी चाहिए जीएसटी की। अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं और पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि 2017 में जीएसटी को लॉन्च किया गया था इंडिया में, जिसका फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। इसको अक्सर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो गुड एंड सिंपल टैक्स भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था हमारी कंट्री में, जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसे ईजी बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए और यूनिफाइड बनाने के लिए। अगर आप लोग देखोगे तो पहले क्या होता था कि मान लो कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के परचेज से लेके उस प्रोडक्ट को फाइनली बनाने के बाद मार्केट में बेचने तक कंपनी को कई लेवल पे अलग अलग तरह के अलग अलग रेट के हिसाब से टैक्स देने पड़ते थे। और इनमें से कुछ टैक्स थे जो स्टेट टू स्टेट वेरी भी करते थे। किसी स्टेट में कुछ और रेट होता था और दूसरे स्टेट में कुछ और रेट होता था। तो इसकी वजह से एक तो टाइम टेकिंग भी ये प्रोसेस बहुत ज्यादा था, दूसरा एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2017 में क्या किया, गुड एंड सर्विस टैक्स लेके आई, जिसके बाद सारे इनडायरेक्ट टैक्स, याद रहे यहाँ हम लोग सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और भी बाकी ये सब जो टैक्स है इनकी यहाँ पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया एक टैक्स में, जिसका नाम है जीएसटी। अब होगा क्या कि पहले की तरह जैसे कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती थी तो पहले वो एक्साइज ड्यूटी देती थी, फिर मार्केट में लेके आई तो उसे वो सेल्स टैक्स देती थी, फिर उसके बाद वैट देती थी, सैनवेट देती थी, स्टेट का वैट देती थी। तो ये सब उसको नहीं करना पड़ेगा, सिंपली उसे बस एक बार जीएसटी भरना पड़ेगा और ये सारे टैक्स उसी में कवर हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, टाइम टेकिंग भी बहुत ज्यादा था। तो एक तो वो लिमिटेशन जो है वो इससे सुधरेगी, दूसरा इससे बिजनेस करना और आसान हो जाएगा। अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग टैक्स का रेट था वो नहीं होगा, हर जगह टैक्स का रेट सेम होगा। इसीलिए इस जीएसटी के लिए अक्सर वन नेशन वन टैक्स का फ्रेज भी यूज किया जाता है। तो ये फायदा होगा इससे। दूसरा, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा गवर्नमेंट का। पहले वाले सिस्टम में जो रेवेन्यू लीकेज होता था गवर्नमेंट का वो कम होगा। दूसरा, पहले वाले सिस्टम में क्या होता था कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, टैक्स पे टैक्स देना पड़ता था। ये चीज जीएसटी के बाद नहीं होगी और जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है उनको भी फायदा मिलेगा। तो ये कुछ फायदे हैं जो जीएसटी की वजह से मिलेगा हमारी इकोनॉमी को, हमारे जो प्रोड्यूसर है उनको, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसको भी। और ये देखा भी गया है, टैक्स रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स भी है इसमें, जैसे कि 28% का जो टैक्स स्लैब है वो बहुत ज्यादा है, उसको जरूरत है कम करने की, या फिर उसमें से कुछ आइटम्स जो कि उसमें नहीं होने चाहिए उसको निकाल देने की। साथ ही साथ इसमें बात की गई थी एक अपीलेंट ट्रिब्यूनल को सेटअप करने की, जो डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी तक ये सेटअप किया नहीं गया है 5 साल हो जाने के बाद भी। इसके अलावा बहुत सी चीजों को जीएसटी से अलग रखा गया है, जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल पेट्रोल फ्यूल्स वगैरह जो हो गए, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप अलग अलग स्टेट में देखेंगे ना, तो जो फ्यूल्स का रेट होता है वो थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो 4 टैक्स स्लैब हो जाना, उसके बाद से कुछ चीजों को इसमें इंक्लूड ना करना, इन सब की वजह से हुआ क्या है कि जो सोचा गया था कि वन नेशन वन टैक्स होगा वो नहीं है, बल्कि और ज्यादा वेरिएशन क्रिएट हो गया। खैर वो तो डिबेटेबल है, लेकिन ये चीज सही है कि जीएसटी की वजह से काफी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिला है हमारी इकोनॉमी में, और आने वाले टाइम में भी और मिलेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जाती है।
इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो वो आएगा गवर्नमेंट ने जो मेजर रिफॉर्म्स किए हैं बैंकिंग सिस्टम में वो 2015-16 के इकोनॉमिक सर्वे में 4 Rs की बात की गई थी, यानी कि रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिजोल्यूशन एंड रिफॉर्म। हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए और एनपीए जो कि बहुत बड़ा इशू बना था बैंकिंग सेक्टर के लिए, उसमें सुधार करने के लिए। एनपीए आई होप आप लोग को पता होगा कि बैंक अगर कोई लोन देती है और उस लोन के लिए जो रीपेमेंट होती है वो 90 दिन तक अगर कोई भी पेमेंट नहीं आती है तो उसको बैंक डिक्लेयर कर देता है एनपीए। तो इस 4 स्टेप्स की बात की गई थी इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 के। फिर इन्हीं सब के लिए गवर्नमेंट 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आई ताकि बैंकरप्ट कंपनी जो है कैसे उनसे पैसा वापस वसूला जाए। इस कोड के अंदर पूरा प्रोसेस बताया गया है, प्लस जितने भी इसके लिए रिक्वायरमेंट्स थी, जितने भी बॉडीज सेटअप करनी थी वो बताया गया है, और साथ ही साथ एक टाइम लिमिट भी फिक्स कर दिया है कि इतने दिन के अंदर पूरा ये जो इशू है ये सॉल्व हो जाना चाहिए। नहीं तो होता क्या था कि पहले कोई कंपनी से पैसा वसूला जाता था तो इस प्रोसेस में ही बहुत ज्यादा टाइम लगता था। अभी का जो रिसेंट का अमेंडमेंट है उसके हिसाब से 330 दिन का इसमें टाइम दिया गया है कि 330 दिन में पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को भी स्टैब्लिश करने की बात की गई है, जिसके अंदर ये जो पूरा प्रोसेस होगा इंसॉल्वेंसी का वो डील किया जाएगा। उसके अलावा इस कोर्ट के अंदर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी स्टैब्लिश करने की बात कही गई है, कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स जो होते हैं उनके इंसॉल्वेंसी के लिए, और अगर कोई इंडिविजुअल पैसा नहीं चुका पा रहा है तो उसके लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टाइम पे इसमें पैसा भी इन्फ्यूज करती आई। फिस्कल ईयर 2015 के बाद से अगर हम लोग देखें तो 3 लाख करोड़ का टोटल इसमें फंड जो है वो दिया जा चुका है गवर्नमेंट द्वारा। इन्हीं सब स्टेप का नतीजा है कि आज के टाइम में जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ठीक है, और जो टोटल एनपीए है बैंक का वो आज के टाइम में 6 ईयर लो पे है, अपने 7.6% का टोटल एनपीए इस टाइम पे, यानी कि जितना भी लोन या फिर एडवांस बैंक ने दिया है उसका 7.6% ही ऐसा है जिसमें पैसा वापस नहीं आ रहा है। बैंक को मर्ज करना और बड़ा बैंक क्रिएट करना एक बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट द्वारा। इन सब रिफॉर्म्स की वजह से ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो मेजर एरिया ऑफ फोकस रहा है मोदी गवर्नमेंट का। इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आएगा पीएलआई स्कीम, यानी प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव स्कीम। इसके अंदर 14 की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गवर्नमेंट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देगी, यानी कि जितना प्रोडक्शन कंपनीज उसमें करती हैं उसको अगर बढ़ाएंगी तो गवर्नमेंट अपने पास से पैसा देगी उस इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के लिए उन कंपनीज को। इससे होगा क्या, एक तो कंपनीज जो है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, दूसरा क्या होगा कि जो बाहर की कंपनीज हैं जो कि कहीं और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई हैं वो ये सब चीज देख के इंडिया की तरफ और अट्रैक्ट होंगी कि यहाँ पर अपना प्लांट लगाया जाए, क्योंकि यहाँ से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, इसके लिए हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलेगा। साथ ही साथ इससे जॉब भी क्रिएट होगी, तो देश की इकोनॉमी का हो गया, प्रोड्यूसर का हो गया, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की वजह से भी हमारी कंट्री का हो गया। इन सब की वजह से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा पीएलआई स्कीम की वजह से देश की इकोनॉमी में। हाल में आप लोग ने न्यूज सुनी होगी कि वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज आ गई थी, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 बिलियन का इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया। इसी तरीके का सेमीकंडक्टर डिस्प्ले, डिजाइन या फिर बाकी तरीके के उसके कंपोनेंट और पूरे एक इकोसिस्टम को बिल्डअप करने के लिए। नेक्स्ट पे हम लोग का आएगा यूपीआई, जो कि एक मेजर और मैं कहूंगा एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस यूपीआई की वजह से जो पेमेंट सिस्टम है उसके मामले में इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान और भी बाकी एडवांस कंट्री से बहुत ज्यादा आगे निकल आया है। होता क्या है, आपको अगर पहले किसी को पैसा देना हुआ करता था तो आप देते थे कैश के थ्रू, फिर उसके बाद बैंक टू बैंक ट्रांसफर या फिर चेक का इस्तेमाल होने लगा, और इसी चीज को और इम्प्रूव करने के लिए एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये सब आया। सबसे पहले आरटीजीएस लेके आई थी आरबीआई 2004 में। इसमें क्या था कि मिनिमम वैल्यू आपकी थी 2 लाख, यानी कि 2 लाख से कम रुपए आप लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। 2 लाख से ऊपर का जो अमाउंट होता था वो आसानी से आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता था इमीडिएटली बेसिस पे, यानी इधर आप लोग ट्रांसफर करोगे, उधर थोड़ी देर बाद जिसको आपने ट्रांसफर किया उसके अकाउंट में दिखाने लगेगा। लेकिन फिर आरबीआई को लगा कि नहीं, 2 लाख से कम रुपए के जो ट्रांसफर है उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए, इसलिए आरबीआई 2005 में लेके आई एनईएफटी। एनईएफटी में क्या था कि आप 2 लाख से कम रुपए तो ट्रांसफर कर सकते थे, मिनिमम वैल्यू इसमें रुपए 1 थी, लेकिन इस पूरे सेटलमेंट में टाइम लगता था। 2 घंटे का मैक्सिमम टाइम था, यानी कि 2 घंटे के अंदर ये ट्रांसफर होता था। मिनिमम टाइम इसमें 30 मिनट तो लगता ही लगता था। फिर आरबीआई ने डिसाइड किया इसमें और इंप्रूवमेंट करने के लिए, और 2008 में क्रिएट किया गया एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई 2010 में लेके आई आईएमपीएस, यानी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जिसके बाद हम लोग मोबाइल के थ्रू अपना पेमेंट जो है वो करने लगे। जिस बैंक में आपका अकाउंट होता था आप उसके ऐप पे या फिर उसकी वेबसाइट पे जाते थे, सामने वाले जिसको आपको पैसा ट्रांसफर करना होता था
उसका अकाउंट नंबर डालते थे और सिंपली फिर ट्रांसफर कर देते थे। मोबाइल से ये सब पूरा काम हो जाता था, आप लोग को बैंक में जाने की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये सिस्टम अब तक के लिए उन सब के लिए तो ठीक था जिसमें उतना रेगुलर ट्रांसफर नहीं करना पड़ता हो, लेकिन और इसको फास्ट बनाने के लिए जाहिर सी बात है आप लोग जब दुकान से कोई सामान खरीदोगे तो उसमें आईएमपीएस के थ्रू तो ट्रांसफर करोगे नहीं, क्योंकि उसका फिर अकाउंट नंबर आप लोग मांगोगे, उसको फिल करोगे, इसमें कितना टाइम लगेगा और उस दुकान पे अगर भीड़ होगी तो ये सब चीज तो वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए और फास्ट पेमेंट सिस्टम क्रिएट किया गया और यूपीआई लेके आया गया, जिसमें आप लोग क्या करते हो कि क्यूआर कोड के थ्रू हो गया या फिर वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, एक ईमेल एड्रेस की तरह ये भी एड्रेस होता है, वो डाल के आप लोग अपना जो पेमेंट होता है वो दे सकते हो। आजकल कितना आसान हो गया है, आप लोग ने खुद इसको एक्सपीरियंस किया होगा। छोटी से छोटी दुकान पे, चाहे वो चाय बेचने वाली, सिगरेट बेचने वाली जो छोटी छोटी घुमटी होती है, उस पे भी आप लोग जाके सिंपली बारकोड स्कैन करते हो या फिर उसका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वो बताता है तो वो डालते हो और ट्रांसफर हो जाता है और थोड़ी देर में आपके अकाउंट से पैसा कट के उसके अकाउंट में चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी इनिशिएटिव था इंडिया के पेमेंट सिस्टम में। आज भी अगर आप लोग यूएसए वगैरह में देखोगे ना तो वहां पर चेक के थ्रू या फिर दूसरे जो मेथड है जिसमें अकाउंट नंबर फिल करना पड़ता है, उन सब के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन इंडिया का ये जो सिस्टम यूपीआई सिस्टम है ये बहुत ज्यादा आगे है और हाल में यूएसए और चाइना ने भी बात चल रही है कि इसी तरीके के सिस्टम को क्रिएट करने की। इस साल के थर्ड क्वार्टर की बात करें, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ इन्हीं 3 महीने में 32.5 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये चीज दिखाता है कि कितने ज्यादा इंडियंस जो है उस चीज का फायदा भी उठा रहे हैं। अगर कोई बहुत अच्छी चीज भी हो उसको भी बनाई जाए लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हो लोग, तो उसको बनाना वेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है इस केस में। आज के टाइम में जो इंटरनेट का स्प्रेड है उसकी वजह से भी और डिजिटल लिटरेसी जो है उसकी वजह से भी जो यूपीआई सिस्टम है इसको बहुत लोग यूज भी कर रहे हैं इंडिया में। नेक्स्ट हम लोग जिस इनिशिएटिव पे बात करेंगे गवर्नमेंट के, वो है जेम ट्रिनिटी, यानी जे से जन धन योजना, ए से आधार और एम से मोबाइल नंबर। ये जो है ये 3 इनिशिएटिव का जो कॉम्बिनेशन है वो है 2016 में उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे लेट अरुण जेटली जी, उनने इन तीनों को कंबाइन करने की बात की थी। इसमें जन धन योजना जो है इसके अंदर गवर्नमेंट ने जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना शुरू किया था लोगों का, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बढ़े। फिर आधार आप लोग को पता होगा 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर पर्सन का अलग होता है। फिर मोबाइल नंबर, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इन तीनों को यूनिफाइड करके प्लान था कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज होती है उसमें जो लीकेज होती है उसको कम किया जाए। नहीं तो होता क्या है कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, अगर लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, लोगों को फिर जाना पड़ेगा उसको कलेक्ट करने ऑफिस के अंदर, और फिर यहीं से फिर जो करप्शन होता था वो ब्रीड करता था। बहुत ज्यादा सब्सिडी जो होता था गवर्नमेंट का वो लोगों को मिल ही नहीं पाता था और रास्ते में ही जो सरकारी कर्मचारी होते थे वो उसको पहुंचने ही नहीं देते थे लोगों के पास। इसीलिए पहले बैंक अकाउंट खुलवाया गया लोगों का, और फिर इस सब्सिडी में जो बेनिफिशियरी है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो और कोई और जिसके लिए गवर्नमेंट वो सब्सिडी नहीं दे रही है वो इस पैसे को ना ले ले, इसलिए इस बैंक अकाउंट को कनेक्ट किया गया आधार नंबर से। जिससे होगा क्या कि आधार नंबर सबका यूनिक रहता है, कोई भी डुप्लीकेसी या फिर फेक बेनिफिशियरी का जो इशू है वो इसकी वजह से एलिमिनेट हो जाता है। फिर मोबाइल नंबर को भी कनेक्ट कर दिया गया ताकि सारी डिटेल जो है वो लोगों को मिलती रहे मोबाइल पे। तो ये काफी बड़ा इनिशिएटिव था, काफी पॉजिटिव इनिशिएटिव था हमारी इकोनॉमी के लिए। हमारे जो गवर्नमेंट सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है गरीब तबके के लोगों को, उनके लिए। और कोविड के टाइम पे तो इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कोविड के टाइम पे अगर ये नहीं होता तो आप लोग खुद सोचो लोग कैसे जाके पैसा लेते गवर्नमेंट ऑफिस में जबकि ऑलरेडी लॉकडाउन लगा हुआ था। तो लीकेज कम हुआ, सारा पैसा लोगों तक पहुंचा और टाइम टू टाइम पहुंचने लगा। ये सब ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और आने वाले टाइम में भी करेंगे हमारी इकोनॉमी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था वो था रेरा एक्ट को लाना। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्टेब्लिश किया गया 2016 में। हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें सुधार करने के लिए। इंडिया का जो रियल एस्टेट था ये एक तरीके से सिनोनिम्स बन चुका था फ्रॉड के लिए, ब्लैक मनी के लिए, अनअकाउंटेड मनी के लिए। लेकिन इसी चीज को सुधारने के लिए ये जो एक्ट है ये लेके आया गया। इसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जो बिल्डर है वो इसको रजिस्टर कराएगा और उसके बाद ही वो अपना काम जो है उसको शुरू करेगा। बाकी इशू भी जैसे कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया कि कंस्ट्रक्शन में कोई खराब मटेरियल यूज ना होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, राइट्स ऑफ बायर्स, राइट्स ऑफ बिल्डर, इन सबको भी इसमें डील किया गया है। साथ ही साथ रियल एस्टेट में जो फ्रॉड्स होते हैं उसको भी कम करने के लिए इसमें स्टेप लिए गए हैं। 2025 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो वो इंडिया की इकोनॉमी में 13% का कंट्रीब्यूशन देगा। इसीलिए इस बढ़ती हुई हाईली ग्रोथ सेक्टर में इस तरीके के रेगुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि लोगों का ट्रस्ट क्रिएट हो, लोग और ज्यादा इसमें
इन्वेस्ट करे और ये सेक्टर और ज्यादा ग्रो करे। इस लिस्ट में जो लास्ट इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट का गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है। अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर गवर्नमेंट ने 100 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने की बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ताकि इंडिया में जो लॉजिस्टिक है वो इम्प्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जिसकी वजह से बाकी बिजनेस भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और लॉजिस्टिक हो गया, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ाने के लिए। आपके अंदर रोड्स, पोर्ट्स और एयर ट्रैवल की सुविधा अच्छी होगी तो आपका जो रॉ मटेरियल हो गया वो लाने के लिए या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरे जगह भेजने में काफी ज्यादा आसानी होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, जिसकी वजह से ज्यादा कंपनीज अट्रैक्ट होंगी आपके यहाँ अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो लगाने के लिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कम कर सके। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। और इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। 100 लाख करोड़ जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ वो इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट और अपने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको डेवलप करने के लिए। और ये पूरा जो काम होगा ये होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड वे में होगा। 16 मिनिस्ट्री को इकट्ठा किया जाएगा, उनके पूरे डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, सब मिलके इसमें इंटीग्रेटेड प्लान करेंगी ताकि प्रॉपर वे में काम हो सके। ऐसा ना हो कि पहले रोड बनाई गई फिर याद आया कि नीचे से पाइपलाइन ले जानी थी, फिर रोड को खोदा गया, दोबारा उस पाइपलाइन को डाला गया और फिर दोबारा रोड बनाई। ये सब नहीं होगा। ये डाटा बेस क्रिएट किया जाएगा अलग अलग मिनिस्ट्री के पास जो डाटा है उसको यूज करके, और एक इंटीग्रेटेड वे में पूरा काम होगा। इससे जो बेनिफिट होगा इकोनॉमी को वो आई डोंट थिंक मेरे को बताने की जरूरत है आप लोग को। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मैंने जैसे ही बता दिया आप लोग को, कंपनी अट्रैक्ट होगी। दूसरा सिर्फ इसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से कितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, प्लस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी जॉब्स क्रिएट होगी और बहुत तरीके से ये कंट्रीब्यूशन देगा हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए। 2040 तक जो अब इंडिया का प्लान है 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसमें भी मेजर रोल प्ले करेगा ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो। तो ये थे कुछ बड़े इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं। इसके अलावा और भी हैं लेकिन सबको एक वीडियो में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर आप लोग और बात करेंगे तो पीएसयू बैंक्स का जो मर्जर है वो एक काफी बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स को कम रखना एक मेजर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से जो एक बिजनेस है वो बढ़े। उसके अलावा उज्ज्वला स्कीम हो गया, बैड बैंक्स का क्रिएशन हो गया, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो हो गया वो हो गया। इस तरीके के बहुत से स्टेप, डीमोनेटाइजेशन भी एक बड़ा स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा जो लिए गए। तो ये सब था गाइस, ये सब चीज मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।